असम की स्वाति दिल्ली से पढ़कर अपने घर पहुंच गई थी और कुछ ही दिनों में उसने घर का सारा काम सीख लिया था। स्वाति बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी, जिसके लिए उसकी मम्मी सुशीला अब लड़कों के रिश्ते तलाश रही थी। और हर बार की तरह स्वाति इस बार भी मना कर देती है। आज तो मैं पूछ कर ही रहूंगी कि स्वाति हर रिश्ते को मना क्यों कर देती है। ऐसा बोलती हुई सुशीला स्वाति के कमरे में जाती है। स्वाति, आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि तुम हर रिश्ते के लिए मना क्यों कर देती हो। मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो जानती हो ना कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। देखो स्वाति, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो तुम हमें बता दो, मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूंगी, हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है मम्मी, अगर कोई होगा तो मैं आपको बता दूंगी। अपनी मम्मी के मुंह से ये बात सुनकर स्वाति बहुत खुश हो जाती है, पर वो अभी कुछ बताना नहीं चाहती थी। पर उसकी माँ कहाँ मानने वाली थी। वो कोई न कोई रिश्ता लाती रहती थी और स्वाति बहाने बनाकर रिश्तों को मना कर दिया करती। स्वाति, आखिर परेशानी क्या है तुम्हें? किसी भी लड़के को पसंद नहीं करती हो, किसी रिश्ते के लिए हाँ क्यों नहीं करती हो? कारण क्या है? मम्मी, मैं किसी को पसंद करती हूँ। सुशीला के बार बार पूछने पर स्वाति अब बता ही देती है। किसे पसंद करती हो तुम? मम्मी, उसका नाम जगबीर है और वो मेरे साथ दिल्ली के कॉलेज में पढ़ता है। वो दिल्ली में रहता है? नहीं मम्मी, वो दिल्ली में नहीं रहता। जगबीर पटियाला से है और मम्मी वो लोग पंजाबी हैं। जगबीर के घर वालों को पता है ये बात कि तुम असम से हो? मम्मी, जगबीर के घर में ये तो पता है कि वो मुझे पसंद करता है, पर उन्हें ये नहीं पता कि मैं असम से हूँ। तू बेटा उसके लिए अपने रिश्ते को मना कर रही है। उसके घर वाले नहीं माने तो? नहीं मम्मी, जगबीर ने मुझसे वादा किया है कि वो अपने घर वालों को शादी के लिए राजी कर लेगा। तुम जगबीर को फोन करो और इस रिश्ते को लेकर उसे घर आने को कहो। ठीक है मम्मी। अपनी मम्मी को राजी होता देखकर स्वाति खुश हो जाती है और वो जगबीर को कॉल करती है। पहली ही बार में जगबीर कॉल नहीं उठाता, तभी स्वाति घबरा जाती है। क्या हुआ बेटा, जगबीर ने फोन नहीं उठाया? नहीं मम्मी, पता नहीं क्यों, क्या पता कहीं बिजी हो या फोन रखकर भूल गया हो। तुम दोबारा मिलाओ। स्वाति जगबीर को दोबारा से फोन करती है और जगबीर इस बार फोन उठा लेता है। हेलो जगबीर, कैसे हो तुम? मैं कॉल कर रही थी, तुमने रिसीव नहीं किया। वो मैं मम्मी के साथ था, इसलिए कॉल नहीं उठा पाया था। जगबीर, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। हाँ बोलो, तुम्हारी मम्मी शादी के लिए मान गई? हाँ जगबीर, मेरी मम्मी मान गई। तुम जल्दी से रिश्ता लेकर मेरे घर आ जाओ। ठीक है, मैं अगले संडे अपनी मम्मी के साथ तुम्हारे घर आता हूँ। फिर संडे को जगबीर अपने माता पिता के साथ स्वाति के घर आता है और जगबीर की माँ हरजोत को स्वाति देखते ही पसंद आ जाती है। अरे बहन जी, हमें तो तुम्हारी कुड़ी बड़ी पसंद है। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझो। आपको पता भी है ना कि हम असम से हैं। असम से हो तो क्या, हो तो इंसान ही। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही भाई साहब। बस तो फिर दिसंबर में शादी कर लेते हैं। बस अब तो तुसी दिसंबर की शादी की डेट पक्की समझो। जैसा आप कहीं बहन। स्वाति और जगबीर का रिश्ता पक्का हो जाता है और देखते ही देखते दिसंबर का महीना भी आ जाता है और उनकी खूब धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन जगबीर की मम्मी हरजोत को स्वाति के यहाँ की कुछ रस्मों में झिझक होती है, पर वो शादी के उत्सव में कुछ नहीं बोलती और शादी खत्म हो जाती है। हरजोत, बहू आ गई, पूजा की थाली लेकर आओ। बहू का स्वागत नहीं करोगी? आ रही हूँ सुखबीर जी। हरजोत पूजा की थाली लाती है और स्वाति और अपने बेटे जगबीर की आरती करती है और बोलती है, बहू अब तुसी अपने दाहिने पैर को आगे करके ये कलश गिराओ और घर बिच विराजो। हरजोत के कहने पर स्वाति कलश को पैर मारकर गिराती है। तुम्हारा स्वागत है बहू साडे घर में। थैंक यू पापा जी। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। अरे तुझे जो भी बात पूछनी हो बाद में पूछ लेना। हम पंजाबी हैं और तुम्हें हमारे सारे रीति रिवाज मानने होंगे और जो भी तुमने अपने मायके से सीखा है ना, उसे वहीं छोड़ देना, समझी ना पुत्र? ठीक है मम्मी जी। अरे हरजोत जी, ये क्या बातें लेकर बैठ गई? पूछो तुम बहू, क्या पूछ रही थी? कुछ नहीं पापा जी। हरजोत का ऐसा रवैया देखकर स्वाति डर जाती है और फिर कुछ नहीं पूछती। फिर धीरे धीरे दिन बीतते हैं और वो कुछ भी करती तो हरजोत उसे दूसरे राज्य के होने के कारण सुनाया करती और स्वाति को बहुत बुरा लगता। कुछ ही दिनों में लोहड़ी आने वाली थी। हरजोत स्वाति से बोलती है, अरे पुत्र, 15 दिनों में लोहड़ी है। मैं नहीं चाहती कि सोसाइटी में सबको पता चले कि तुम दूसरी कास्ट की हो। लोहड़ी के लिए अच्छे से तैयारी कर लेना। सोसाइटी में मेरी नाक न कट जाए पुत्र। हरजीत की नई बहू है कि कुछ जानती नहीं, किसी के मुंह से मैं ऐसा न सुन लूं। हरजीत की बात सुनकर स्वाति मन ही मन सोचती है, हे भगवान,
कहाँ फंस गई? मुझे तो लोहड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं ये सब रस्में कैसे करूँगी? हरजोत तो ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है, पर स्वाति सोच सोच कर परेशान हो जाती है। ऐसे ही 5 दिन गुजर जाते हैं। 5 दिन निकल गए और अभी मैंने लोहड़ी की कोई तैयारी नहीं की। समझ में नहीं आ रहा कैसे शुरू करूँ, किससे मदद लूँ? स्वाति सोच ही रही थी कि तभी उसे जगबीर बोलता है। स्वाति क्या हुआ? कुछ नहीं जगबीर। कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम परेशान लग रही हो, आखिर बात क्या है? जगबीर के पूछने पर स्वाति उसे सब बताती है। जगबीर, मम्मी जी ने मुझसे लोहड़ी की तैयारी करने को कहा है। हाँ तो कर लो, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? जब फिर तुम जानते हो तो मुझे लोहड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम तो असम के हैं और असम में लोहड़ी नहीं मनाते। अरे तुम पढ़ी लिखी हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या कहना चाहती हो तुम? अरे तुम्हारे पास फोन है, लैपटॉप है, किसी में भी लोहड़ी के बारे में देख लो, एक एक रस्म के बारे में सब चीज आ जाएंगी। हाँ, मेरे तो दिमाग में ही नहीं आया कि मैं फोन पर लोहड़ी के बारे में सब जान सकती हूँ। हाँ, तुम फोन में सर्च कर लो और अगर कुछ समझ ना आए तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। मैं अभी सर्च करती हूँ। स्वाति अपने फोन में लोहड़ी के बारे में सब कुछ सर्च कर लेती है और लोहड़ी की सारी रस्में सीख लेती है। वो अपनी सेविंग से एक फुलकारी सूट भी ऑर्डर करती है। ऐसे ही लोहड़ी आने में 1 ही दिन बचा था। लोहड़ी के बारे में सब कुछ पता चल गया है। अब बस लोहड़ी में जो भांगड़ा होता है मुझे वो सीखना है। भांगड़ा तो मैं टीवी देखकर भी सीख सकती हूँ। भांगड़ा सीखने के लिए स्वाति टीवी में भांगड़ा लगा लेती है। उसे देखकर भांगड़ा करने लगती है। तभी वहाँ जगबीर आता है। ये क्या कह रही हो स्वाति? तुम तो जानते हो ना कि मुझे भांगड़ा नहीं आता, वही सीख रही हूँ। अच्छा। ऐसा बोलकर जगबीर हंसने लगता है। हंस क्यों रहे हो तुम? तुम्हारा भांगड़ा देखकर जैसे मैं करता हूँ वैसा करना, मैं तुम्हें भांगड़ा सिखाता हूँ। ठीक है। जगबीर स्वाति को भांगड़ा सिखा देता है और फिर लोहड़ी की सुबह होती है और पूरी सोसाइटी सज जाती है। रात होती है और पूरी सोसाइटी के लोग एक पार्क में लोहड़ी मनाने के लिए जमा होते हैं। सुखबीर जी जल्दी आ जाओ, सब लोग चले गए, हम ही रह गए। चल हरजोत। अरे बच्चों, हम लोग जा रहे हैं, तुम दोनों कब चलोगे? मम्मी मैं तो तैयार हो गया, ये स्वाति को टाइम लग रहा है, आप चलिए हम लोग आ रहे हैं। स्वाति सब रस्मों और रिवाजों के बारे में जान लिया है ना, कुछ रह तो नहीं गया? पूछ लो, अभी सोसाइटी के सामने मेरी नाक मत कटवाना। मम्मी आप परेशान मत होइए, आप चलिए मैं आता हूँ लेकर। चलो ठीक है। ऐसा बोलकर हरजोत और सुखबीर लोहड़ी पार्टी में चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जगबीर और स्वाति दोनों ही उस पार्टी में आते हैं। सभी लोग उन दोनों को देखते रह जाते हैं। जगबीर ने कुर्ता पजामा पहना था और स्वाति ने एक फुलकारी सूट जिसमें बहुत सुंदर लग रही थी। और पार्टी में पहुँचते ही हैप्पी लोहड़ी मम्मी जी, हैप्पी लोहड़ी पुत्र। स्वाति को फुलकारी सूट में देखकर हरजोत की तो आंखें खुली रह जाती है और वो बहुत खुश होती है। स्वाति सभी रस्मों को बहुत अच्छे से पूरा करती है और ये सब देखकर हरजोत की पड़ोसन शहनाज हरजोत से बोलती है। हरजोत बहन जी, आपकी बहू तो बहुत अच्छी है, दूसरी जात की होते हुए भी सारी रस्में कितने अच्छे से कर रही है। एक हमारी बहू है, हमारे जीते जी ही हमारी इज्जत नहीं करती। अरे सही कह रही हो बहन जी, जात में कुछ नहीं रखा। हाँ। दूसरों के मुँह से अपनी बहू की तारीफ सुनकर हरजोत को पछतावा होता है और वो अपने व्यवहार की माफी स्वाति से मांगती है। अरे पुत्र स्वाति बेटा, मैनू माफ कर दे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हो सके तो मुझे माफ कर दे। मुझे आपकी इसमें कोई गलती नहीं लगी माँ जी, मैं आपकी बेटी की तरह ही हूँ और आपने मुझे बेटी की तरह ही रखा है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। चलो ये तो अच्छा हुआ कि जो तुम्हें समझ आ गया कि जात पात में कुछ नहीं रखा है, सब हमारे ही देश के वासी हैं। आप सब किस चीज में लग गए? सब लोग आओ, मिलकर लोहड़ी मनाते हैं और भांगड़ा करते हैं। फिर सभी लोग मिलकर खुशी खुशी लोहड़ी मनाते हैं और भांगड़ा करते हैं। कोमल अपने पति रमेश के साथ खानपुर गांव में रहा करती थी। कोमल बहुत काली और बदसूरत थी, इस कारण उसका पति रमेश और लोग उसे पसंद नहीं करते थे। रमेश रोजाना शराब पीकर घर आता और कोमल को मारता था। कहाँ मर गई कोमल? अभी आई रमेश जी। जल्दी आ, कहाँ मर गई? जी रमेश जी, क्या हुआ? आज आप फिर पी कर आए हैं? हाँ, पीऊं नहीं तो क्या करूं? आप रोजाना शराब क्यों पीते हैं? एक तो मेरी मर्जी के बिना तेरे जैसी लड़की से मेरी शादी कर दी और
और ऊपर से तू गंवार। आप शराब पीने के लिए मेरा बदसूरत होने का बहाना क्यों लेते हैं? तेरी बदसूरती को ही तो भूलने के लिए पी लेता हूँ। जब मैं आपको पसंद ही नहीं थी तो शादी क्यों की? मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बदसूरत है। मेरे दोस्तों की बीवियां देख बहुत सुंदर है। अपनी बदसूरत शक्ल मुझे मत दिखाया कर। जाकर मेरे लिए खाना लेकर आ। जी अभी लाती हूँ। कोमल डरते हुए रमेश के लिए खाना ला रही थी कि तभी सारा खाना लेकर कोमल गिर जाती है। कोमल क्या हुआ तुझे? उठ। कोमल की ना उठने पर रमेश उसे अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर कोमल का चेकअप करता है। मुबारक हो, आप पापा बनने वाले हैं। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर? मैं सच कह रहा हूँ, आप पापा बनने वाले हो। रमेश हैरान रह जाता है और सोचने लगता है, कोमल इतनी बदसूरत है तो जो बच्चा इसके पेट में है वो भी बदसूरत ही होगा। रमेश सोच ही रहा था कि तभी डॉक्टर उससे कहते हैं, क्या सोच रहे हो रमेश जी? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आपको मैंने इतनी बड़ी खुशखबरी दी, आप खुश नहीं लग रहे हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। रमेश जी मुझे आपको कुछ और भी बताना है। बोलिए डॉक्टर साहब, क्या बताना है आपको? कोमल को भी होश आ जाता है। फिर डॉक्टर उन दोनों को बताते हैं, कोमल जी आप माँ तो बनने वाली हैं, पर आप बहुत कमजोर हैं और इस बच्चे को अगर आप जन्म देती हैं तो आपकी जान भी जा सकती है और आपके बच्चे की भी। ये बात सुनकर कोमल बहुत परेशान हो जाती है और रमेश खुश हो जाता है। रमेश को लगता है कि कोमल से पीछा छूट जाएगा। डॉक्टर साहब मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। हाँ डॉक्टर साहब हम ये बच्चा चाहते हैं। रमेश की बात सुनकर कोमल खुश हो जाती है। कोमल को लगता है कि रमेश अब बदल जाएगा और उसे इज्जत देना शुरू कर देगा, परंतु ऐसा नहीं होता। कोमल जब भी कुछ मांगती रमेश उसे मारता और रोजाना शराब पीकर घर आकर लड़ाई करता। आप जानते हैं ना मैं माँ बनने वाली हूँ, आप इस हाल में मेरा ध्यान रखिए। और आप तो रोज पीकर आ जाते हैं। ओ काली ज्यादा मत बोल, जब से माँ क्या बनने वाली है बहुत पार निकल आए हैं तेरे। इतना बोलते ही रमेश कोमल को मारना शुरू कर देता है और कोमल बुरी तरह से घायल हो जाती है। हे भगवान ये तू मेरे साथ क्यों कर रहा है? मैंने कौन सी गलती की है जिसकी सजा मुझे ऐसी मिल रही है? भगवान तू जानता है ना मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरे काले रंग के कारण मेरा पति मुझे पसंद नहीं करता। भगवान तू मेरे बच्चे को मेरा जैसा ना बनाना। तभी आसमान से एक आवाज आती है, बेटी कोमल ये तेरा इम्तिहान था जिसमें तू पास हो गई है और तेरा रंग काला जरूर है पर तू दिल की बहुत धनी है। तू चिंता मत कर, तेरा बच्चा सबसे अनोखा होगा। जब तेरा बच्चा 18 साल का होगा तो उसके मामूली बाल सोने के बाल में बदल जाएंगे। ये आशीर्वाद है तुझे। ऐसा बोलते ही वो आवाज आनी बंद हो जाती है। कोमल को लगता है जैसे उसने कोई सपना देखा। फिर कोमल एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है जो कि दिखने में बहुत मासूम और प्यारी थी, परंतु वो होती ही कोमल जैसी है। उसका दिल तो साफ था पर उसका रंग काला था। उसे जन्म देते ही कोमल का देहांत हो जाता है। आपकी बेटी हुई है, माफ करिएगा हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके। क्या मेरी पत्नी मर गई और उसने एक लड़की को जन्म दिया है? हाँ। ये बात सुनकर रमेश परेशान हो जाता है और सोचता है खुद तो वो कहीं चली गई और मुझ पर एक बोझ और छोड़ गई। रमेश डॉक्टर को अपनी बेटी को दिखाने के लिए कहता है, डॉक्टर साहब मैं अपनी बेटी को देख सकता हूँ? बिल्कुल, ये रही आपकी बेटी। मेरी बेटी नहीं हो सकती। रमेश जी होश में आओ, यही आपकी बेटी है। रमेश अपनी बेटी को भी पसंद नहीं करता था जिसका नाम ईशा था। ईशा अपनी माँ कोमल जैसी काली थी और कोमल के देहांत के बाद रमेश शराब छोड़ देता है और दूसरी शादी कर लेता है। रमेश की दूसरी पत्नी का नाम रानी था। रमेश जी आपके घर में ये काली बच्ची कौन है? रानी तुम परेशान मत हो, ये मेरी पहली पत्नी की बेटी ईशा है। जो तुम कहोगी ईशा वही करेगी। ये काली क्यों है? इसे देखकर तो मुझे डर लग रहा है। तुम डरो मत, ईशा बहुत समझदार है, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। आओ तुम मेरे साथ कमरे में चलकर आराम कर लो। रमेश रानी को वहाँ से ले जाता है और एक कोने में खड़ी मासूम ईशा रो रही थी। तभी कमरे में आवाज आती है, ईशा बेटा पानी लेकर आना। जी बाबूजी अभी लाई। धीरे धीरे ईशा बड़ी होने लगती है। अब वो 18 की होने वाली थी। रानी उससे घर का सारा काम करवाने लगी थी। रानी ईशा को कभी भी आराम से बैठने नहीं देती थी। उठ जा महारानी, मेरे लिए चाय बना ला। अभी लाती हूँ माँ। माँ ये रही आपकी चाय, यहाँ टेबल पर रख दे और जाकर पोछा लगा। ठीक है माँ जी। ईशा टेबल पर चाय रखकर जा ही रही थी कि उसका हाथ चाय के कप पर लग जाता है और सारी चाय रानी के ऊपर गिर जाती है। ईशा
ये क्या किया तूने? तुझे पता है ये कालीन कितनी महंगी है? मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने तुझे अपने घर में रखा है और तू मेरी ही चीजों को खराब कर रही है। सही कहते हैं रमेश जी, एक तो तू इतनी काली है, ऊपर से काम भी ऐसे करती है। मुझे माफ कर दो माँ, शाम को रमेश आएंगे ना, तब तुझे सजा दिलवाती हूँ। तुझे आज तो मैं इस घर से निकलवा के रहूंगी। ईशा रानी से बहुत माफी मांगती है, पर रानी तो जैसा चाहती थी यही था कि ईशा एक गलती करे और रानी को मौका मिल जाए उसे घर से निकलवाने के लिए। आ गए आप रमेश जी? हाँ आ गया। क्या हुआ, गुस्से में क्यों हो तुम? अपनी इस काली लाडली की बातें सुनो। क्या किया है ईशा ने आज? उसने आज मेरे ऊपर चाय गिरा दी। ये क्या कह रही हो तुम? ईशा ऐसी लड़की नहीं है। देखो मेरा पूरा हाथ जल गया। रानी एक झूठी औरत थी, उसने रमेश से पैसों के लिए शादी की थी। वो चाहती थी कि ईशा उस घर को छोड़कर चली जाए और रानी रमेश को इतना भड़काती थी कि रमेश ईशा को घर से निकाल देता। रमेश जी, आज ही इस काली सी लड़की को घर से निकाल दीजिए, वरना मैं जा रही हूँ अपने घर। ये क्या कह रही हो रानी? तुम उस काली की वजह से मुझे छोड़कर जाओगी? हाँ, मैं चली जाऊंगी। बस काली लड़की के चक्कर में मेरी सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। आप उसे घर से निकालते हैं या मैं जाऊं? रमेश गुस्से में आ जाता है और ईशा को घर से निकाल देता है। ईशा बहुत रोती है और घर से निकल जाती है। चलते चलते गांव के बाहर पहुंचती है। रात भी काफी हो चुकी थी। उसे एक झोपड़ी दिखती है जिसमें वो आराम करने की सोचती है। यहाँ तो कोई घर नहीं है, ये झोपड़ी है। इस झोपड़ी में ही आज रात को रुक जाती हूँ। उस झोपड़ी में जाकर ईशा बैठी थी। थकी होने के कारण ईशा वहाँ सो जाती है और उसे एक सपना आता है जिसमें उसकी माँ कोमल उसे दिखाई देती है। कैसी हो बेटी ईशा? माँ आप हो? आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? बेटा, इस दुनिया में मेरा इतना ही समय था। आपको पता है माँ, आज मेरे साथ बाबूजी ने क्या किया? मुझे सब पता है बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कोमल ईशा को सपने में एक आशीर्वाद के बारे में सब बता देती है और एक जादू होता है जिससे ईशा के बाल सोने के हो जाते हैं। ईशा को लगता है जैसे कि वो कोई सपना देख रही हो। ये कैसा सपना था जो एकदम सच लग रहा था? ईशा को अपने जादू की सोने के बालों के बारे में कुछ पता नहीं था और वो झोपड़ी से निकलकर दूसरे गांव की तरफ चलने लगती है। तभी उसे एक नदी दिखती है। वो अपना मुंह धोने के लिए उस नदी के पास जाती है तो उसे नदी में अपना प्रतिबिंब दिखता है जिसे देखकर वो चौंक जाती है। उसके बाल सोने के हो चुके थे और उन सोने के बालों के साथ वो सुंदर हो जाती है। ये क्या, मैं इतनी सुंदर और मेरे बाल तो सोने के? ये सपना नहीं, सच था। ये देखकर ईशा बहुत खुश होती है और उन जादुई सोने के बाल के साथ अपने गांव में वापस आ जाती है। सभी गांव वाले ईशा को घूर घूर कर देख रहे थे और ईशा अपने घर जाती है। माँ देखो, मैं कितनी सुंदर हो गई। ईशा, तुम्हारे बाल तो सोने के हैं, ये सब कैसे हुआ? ईशा रानी को अपने जादुई सोने के बालों के बारे में बताती है। ईशा के सोने के बाल देखकर अब रानी ईशा को अपनी बेटी मानने का दिखावा करने लगती है और उससे उसके जादुई बालों से बार बार अपने खर्चे के लिए पैसे मांगती। ईशा बेटा, कल हम शॉपिंग पर चलेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ, मुझे तो कोई भी अपने साथ लेकर नहीं जाता। मैं लेकर चलूंगी ना बेटा, तुम परेशान मत हो। शाम को जब रमेश घर आता है तो वो ईशा के सोने के बाल देखकर हैरान रह जाता है। ईशा, तुम्हारे तो सोने के बाल हैं। हाँ बाबूजी, ये सब माँ का आशीर्वाद है। मुझे माफ कर दो ईशा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। नहीं बाबूजी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब ईशा अपने सोने के बालों से अपनी सौतेली माँ और अपने पापा के साथ गांव वालों की मदद करने लगती है जिससे कि सब उसे पसंद करने लगते हैं और प्यार करने लगते हैं। ईशा को प्यार चाहिए होता है। उन जादुई सोने के बालों की वजह से उसे वो मिल भी जाता है।